नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन तलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के युवा नेताओं को संबोधित की। परम पावन दलाई लामा जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई दी। सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग द्वारा तिब्बती कलाकारों और शोधकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधन। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग का जापान के आधिकारिक यात्रा। निर्वासित तिब्बती संसद द्वारा विचार मंथन और रणनीतिक बैठक का आयोजन। तिब्बत पर स्विस संसदीय समूह ने तिब्बत के अंदर तिब्बतियों पर दमन के बारे में बयान दी। अब सुनिए समाचार विस्तार से। गत 22 से 23 सितंबर 2022 को परम पावन दलाई लामा जी ने यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के युवा नेताओं एवं शांति निर्माण करने वाले एक समूह के साथ धर्मशाला स्थित अपने आवास पर चर्चा किया था। इस चर्चा का संचालन यूएसआईपी के उप अध्यक्ष डेविड यंग ने कहा कि परम पावन दलाई लामा जी और यूएसआईपी प्रतिनिधि मंडल के बीच यह 7वां बैठक रहा है। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि हमें एक अधिक शांतिपूर्ण दुनिया तथा खुशहाल मानवता बनाने के लिए प्रयास करना होगा। हम जातीय, राष्ट्रीयता और धर्म के संदर्भ में हमारे बीच भिन्नताओं की पहचान कर सकते हैं, लेकिन ये बेहतर होगा अगर हम समग्र रूप से मानवता के बारे में सोचते हैं। हम सभी को एक समान अधिकार है। उन्होंने कहा कि हमें आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सौहार्दपूर्ण और 7 अरब मनुष्यों की एकता की भावना को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देना चाहिए। इसके साथ ही एक अन्य खबर अनुसार हमारे लिए खुशी की बात यह है कि परम पावन दलाई लामा जी को सामाजिक न्याय, कूटनीति और सहिष्णुता के लिए एलिस और क्लिफोर्ड स्पेंटलव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। परम पावन दलाई लामा जी ने भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 72वें जन्मदिन पर उन्हें एक पत्र लिखकर उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं तथा निरंतर अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। अपने शुभकामनाएं संदेश में परम पावन जी ने कहा कि भारत ने कोरोना महामारी से उत्पन्न चुनौतियों को सफलतापूर्वक सामना किया है। हालांकि हमने इसका पूरी तरह अंत नहीं देखा है, परंतु भारत आज इस तरह की चुनौतियों को भविष्य में सामना करने के लिए बेहतर स्थिति में है। भारत के सबसे लंबे अतिथि होने के नाते मैंने भारत के उन्नति का प्रत्यक्ष देखा है। अब भारत देश आर्थिक शक्ति और विज्ञान एवं तकनीकी में नेतृत्व कर रहा है। अंत में परम पावन दलाई लामा जी ने इस अवसर पर भारत सरकार तथा जनता द्वारा सन 1959 से लेकर आज तक तिब्बती लोगों के प्रति उदार सहयोग देने के लिए आभार प्रकट की है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के धर्म एवं संस्कृति विभाग ने तिब्बती कलाकारों और शोधकर्ताओं के बीच 3 दिवसीय सम्मेलन का नोर्बुलिंगा संस्थान में आयोजित किया था। इस सम्मेलन में तिब्बती संस्कृति के संरक्षण में तिब्बती युवाओं की भूमिका और उत्तरदायित्व पर विचार विमर्श करेंगे। इस अवसर पर धर्म एवं संस्कृति विभाग के सचिव छिमी सेयान ने सम्मेलन के उद्देश्य पर जानकारी दी। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि
सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग ने कहा कि हमारा संघर्ष हमारी संस्कृति को संरक्षित करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है और आने वाले पीढ़ी को प्राचीन पद्धति और आधुनिक शिक्षा के दोहरी ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने नुर्बुलिंगा संस्थान द्वारा गुणवत्ता हस्तशिल्प उत्पाद निर्माण करने की क्षमता के लिए प्रशंसा किया है और कहा कि इस संस्थान को युवा प्रतिभाशालियों को पोषित करने की सलाह दी है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग 20 से 27 सितंबर 2022 तक एक सप्ताह के लिए जापान के राजधानी टोक्यो का यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग को तिब्बत पर जापानी संसदीय समूह के अध्यक्ष शिमोमुरा हाकिबुन और अन्य सदस्यों ने जापानी संसद भवन में स्वागत की। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग ने चीनी दमनकारी शासन में वर्तमान तिब्बत की बिगड़ती स्थिति पर विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने जापान सरकार और सांसदों से अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त से शिनजांग की रिपोर्ट की तरह तिब्बत पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपील की है। बैठक के दौरान तिब्बत पर जापानी संसदीय समूह के अध्यक्ष शिमोमुरा हाकिबुन और जापान के प्रमुख थिंक टैंक के अध्यक्ष सकुराई योशिको ने तिब्बत मुद्दे और तिब्बती लोगों के प्रति निरंतर समर्थन और एकजुटता प्रकट की है। अपनी इस यात्रा में सिक्योंग टोक्यो स्थित विश्वविद्यालय, थिंक टैंक ग्रुप, तिब्बत समर्थकों तथा स्थानीय तिब्बती लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। निर्वासित तिब्बती संसद ने तिब्बती सांसदों को 19 से 23 सितंबर 2022 तक के लिए 5 दिवसीय मंथन और रणनीतिक बैठक का हरियाणा के गरुहेड़ा में आयोजन किया था। इस अवसर पर अध्यक्ष सोनम तेम्फेल ने सांसदों को बैठक की कार्यसूची तथा उद्देश्यों के बारे में जानकारी साझा की। इस 5 दिवसीय बैठक में सांसदों को एक प्रभावी वकालत रणनीति बनाने के तरीके, चीन के तिब्बत पर नीति, तिब्बत मुद्दे पर भारत की भूमिका, आसियान देशों की संबंधों में तिब्बत फैक्टर जैसे अनेक विषयों पर वक्ताओं द्वारा जानकारी साझा करेंगे। इसी 20 सितंबर 2022 को तिब्बत पर स्विस संसदीय समूह ने चीनी शासन में तिब्बत के अंदर और निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों पर हो रहे दमन पर सुनवाई रखा गया था। इस सुनवाई में लेखक फेनी मोरेल तथा तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि ठिनले छुकी ने तिब्बत के अंदर तिब्बतियों पर चल रहे दमन के साथ साथ निर्वासन में तिब्बतियों के खिलाफ चीन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अत्याचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस बैठक में तिब्बत पर स्विस संसदीय समूह के सह अध्यक्ष निकोलस वेल्टर के साथ समूह के सदस्य तथा स्विस तिब्बत मैत्री संघ के अध्यक्ष एवं उप अध्यक्ष ने भाग लिया था। बैठक में लेखक मोरेल ने अपनी तिब्बत यात्रा की अनुभव साझा करते हुए कहा कि राजधानी ल्हासा में तिब्बतियों के अलावा विदेशी पर्यटकों को पूरी तरह से सुरक्षा कर्मियों और निगरानी में रखा जा रहा है। उन्होंने चीन सरकार द्वारा तिब्बती धर्म और संस्कृति के उत्पीड़न के मुद्दे पर कहा कि चीनी शासन तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु और तिब्बती बौद्ध धर्म की महत्व को नज़रअंदाज कर रहा है। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।